हम लोग बात करेंगे अबाउट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मैंने आपको कल बताया था कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उन सभी को हम ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, या तो वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होंगे या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होंगे। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब होते हैं जब आप उसे सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको दिखाई दे देगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनल इतने छोटे होते हैं कि दे विल बी नॉट इवन विजिबल इनटू द सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सो दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप से भी दिखाई देता है वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया था, कल न्यूक्लियस पढ़ लिया, आज साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे। देखो साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। तो इसका मतलब क्या हुआ? द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज व्हाट? साइटोप्लाज्म। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेल होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उस लिक्विड मटेरियल को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स और केमिकल होते हैं which are responsible for carrying out various biochemical reaction into the cells। जो सेल के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने एक पेपर लिया, पेपर को बर्न किया, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है? केमिकल। क्यों से केमिकल रिएक्शन कर रहे हो? क्योंकि वो एग्जैक्टली न्यू प्रोडक्ट बनना। यदि कोई भी रिएक्शन है जिसमें एक नया प्रोडक्ट बन रहा है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कागज है, कागज को हमने फाड़ दिया तो क्या वो केमिकल रिएक्शन है? नहीं, कागज ही तो है, कागज के टुकड़े कर दिए, है तो कागज ही, लेकिन जब आपने कागज को बर्न कर दिया तो वो राख बन गया। वो क्या बन गया? राख, एश में कन्वर्ट हो गया। तो एश पहले तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा था, तो इसका मतलब वो एक केमिकल रिएक्शन है। ऐसा ही कोई केमिकल रिएक्शन यदि किसी लिविंग बीइंग के अंदर होता है तो उसे हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं? बायोकेमिकल मतलब लाइफ, बायो मतलब लाइफ और लिविंग बीइंग। ठीक है, तो ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जो लिविंग बीइंग के अंदर कैरी आउट होता है तो उन केमिकल रिएक्शन को एक नाम दे दिया गया बायोकेमिकल रिएक्शन। और मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है all the chemical reaction which are occurring into the living body, so that will be called as what? Metabolism। ठीक है, अब जो ये केमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं ये क्या है? ऑल केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? ऑल केमिकल रिएक्शन occurring into the body of a living being। तो ये जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं इनको भी ब्रॉडली हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। वो क्या दो भाग में है? वो दो है, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटा मतलब काटना, कैटाबॉलिज्म काटना। तो जब किसी चीज को आप काटते हो तो उसकी साइज छोटी होती है या बड़ी होती है? छोटी होती है। तो ऐसा कोई बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहे होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। उसका जस्ट उल्टा एनाबॉलिज्म, एडिशन। एडिशन में कोई चीज छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा होता है। तो एनी बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच the two or more than two smaller molecules combine to form a larger molecule or large size molecule, so that will be called as what? Anabolism। तो हमारे या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो या तो कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल टूट रहा होगा या छोटा मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा बड़े बड़े छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे होंगे, यही तो होगा। ठीक है, और ये जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सब सेल के अंदर हो रहा है। तो सेल में भी मेजॉरिटी जो होती है, सबसे ज्यादा जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो किसमें होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसीलिए
कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी लिविंग सेल है तो लिविंग सेल को सरवाइव करने के लिए जो सबसे जरूरी है वो ये है कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस हो। यदि साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे ही नहीं। जब बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे नहीं तो कोई एक लिविंग बीइंग सरवाइव कर सकता है? नहीं। तो सरवाइव करने के लिए बायोकेमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है, ठीक है। और यदि बायोकेमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है और मेजॉरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको कैरी आउट करने के लिए जो केमिकल और एंजाइम चाहिए होता है वो सब कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर। इसीलिए साइटोप्लाज्म इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल और नॉट? यस सर। एक चीज समझ में आया। दूसरी बात, इसमें मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होते हैं। ये एक ऐसा मीडियम है जो प्रोवाइड करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो न्यूक्लियस से रिलीज हुआ है वो हर एक ऑर्गेनेल के पास पहुंच सके या नहीं पहुंच सके। यदि मान लीजिए मीडियम नहीं होता तो फिर इंफॉर्मेशन कैसे जाता? एक छोटी सी बात समझिए, मैं यहां बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? दे रहा है। क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ एक मीडियम है, वो मीडियम मेरे साउंड वेव को कैरी करके आपके ईयर ड्रम पे स्ट्राइक कर रहा है और इस कारण से आप सुन पा रहे हो। यहां मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं, यहां मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं तो क्या मैं बोलूंगा और आपको सुनाई दे देगा? नहीं। उसी प्रकार यदि कोई इंफॉर्मेशन को भेजना है न्यूक्लियस को, ठीक है, तो कोई तो मीडियम होना चाहिए जो उस इंफॉर्मेशन को जहां पे जाना है वहां तक पहुंचा सके। हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है, तो उसके लिए साइटोप्लाज्म का होना जरूरी है। तो वट एवर द इंफॉर्मेशन दैट हैज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल और any information that the organelles want to convey to the nucleus, that all transfer will take place only when the medium is present or not? यस सर। आ रहा समझ में? Yes, और उन sir. सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स ए मीडियम फॉर द ऑर्गेनेल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और नॉट? Yes, sir. इसलिए मैंने कल भी बताया था कि किसी भी ऑर्गेनेल का कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता है क्योंकि वो उसके अंदर फ्लोट करते रहता है, ठीक है। तो फ्लोट करते रहेगा तो अभी यहाँ है, कभी थोड़ी देर बाद कहीं और चला जाएगा नहीं, ठीक है। तो वो चीजें होती हैं साइटोप्लाज्म के कारण। इसमें एक चीज और जान लो, जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो स्टेट में होता है। एक तो साइटोसोल स्टेट में होता है और दूसरा साइटोसेल स्टेट में। अब ये दोनों क्या है ये समझिए। साइटोसोल, साइटो कहने मतलब सेल के अंदर वाले लिक्विड की बात कर रहे हैं। जो सोल होता है वो लिक्विड मोर फ्लूइड पार्ट होता है, मोर फ्लूइड पार्ट, और ये जेल जो होता है वो लेस फ्लूइड पार्ट होता है। मतलब जो लिक्विड सेल के अंदर प्रेजेंट है उनके अंदर दो तरह की डेंसिटी होती है। एक की डेंसिटी जो एक तरह का लिक्विड है जो साइटोप्लाज्म है उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है और जो दूसरा है उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये सेल है तो सेल के बाहरी रीजन पे जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो होता है साइटोजेल और जो अंदर होता है वो होता है साइटोसोल। अब ये क्यों है? एक बात बताओ, यदि फ्लूइड नेचर, फ्लूइड करने का मतलब क्या है? लिक्विड का फ्लूइड है, एग्जैक्टली। एनीथिंग विच फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। एयर इज ऑल्सो फ्लूइड, air is also a fluid and air has got more fluidity as compared to water. water ज्यादा आराम से फ्लो कर सकता है या एयर फ्लो कर सकता है? वाटर। एयर, तो एयर हैज गॉट मोर फ्लूइडिटी एज कंपेयर टू वाटर और नॉट? उसी प्रकार वाटर में यदि मैं थोड़ा सा आटा मिला देता हूँ, सॉलिड मिला देता हूँ तो उससे उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उसकी फ्लूइडिटी घट जाएगी। तो इसमें फ्लूइडिटी कम होगी, इसमें फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। इससे क्या होगा? जो ऑर्गेनल्स होंगे इस वाले रीजन में बड़े आराम से फ्लोट कर रहे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाएंगे। बाहर इसमें
जेल का होना जरूरी है, क्योंकि यदि मान लो ये सारा का सारा ज्यादा फ्लूइड होता तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता और इसके रप्चर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं या नहीं हो जाते। लेकिन जब यहाँ पर एक जेल नेचर होगा जिसमें फ्लूइडिटी कम होगी, जो जल्दी फ्लो नहीं करेगा, तो इसका प्रेशर यही क्लियर आउट कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो जो वॉल होगा उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा ही नहीं, तो हमारा सेल जो है वो अपने इंटैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। यस सर। भगवान ने बहुत सोच समझ के सिस्टम सबको बना रखा है, ठीक है। अब इसमें देखो, सेल के अंदर एक बात बताओ, जब डेंसिटी अलग अलग होगी तभी फ्लूइडिटी और मूवमेंट होगा। यदि डेंसिटी अलग अलग नहीं होगी ना तो मूवमेंट नहीं होगा। इस चीज को ऐसे समझो। अब तुम लोगों ने ये तो पढ़ा होगा, जैसे मान लो यहाँ पर मैं हीट करता हूँ या यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ का एयर लाइट हो जाएगा या लाइट हैवी रहेगा, लाइट हो जाएगा। और लाइट चीज ऊपर की तरफ भागता है या नीचे रहता है, ऊपर की तरफ। तो मान लो यहाँ मैं हीट करता हूँ, यहाँ पे हीट करता हूँ या यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ का एयर गर्म होके ऊपर राइज कर जाएगा। जब ऊपर राइज करेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा या हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर जोन। तो इस लो प्रेशर जोन को कंपनसेट करने के लिए यहाँ वाला जो एयर, जो लाइट नहीं है, वो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। तो जो ये मूवमेंट हुआ, मूव किया, ये डिफरेंस के कारण हुआ या बिना डिफरेंस के कारण हुआ, डिफरेंस के कारण हुआ ना। आगे समझे, यदि मान लो यहाँ का भी टेम्परेचर वही रहता, यहाँ का भी टेम्परेचर यही होता, तो क्या यहाँ पे एयर ब्लो करता, नहीं। अब एक छोटी सी बात देखो, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, बाहर का टेम्परेचर अलग है या सेम है, अलग है ना। खिड़की खोलो, मजा आ जाएगा तुम्हें, खिड़की खोल के देखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एयर क्या है, यहाँ पे लाइटर है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी से जो हीट निकल रही है उस बॉडी हीट के कारण यहाँ का टेम्परेचर कंपेरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो यहाँ पे जब एयर लाइट है तो एयर ऊपर की तरफ भाग रहा होगा या नीचे की तरफ भाग रहा होगा, ऊपर की तरफ। वहां जो हैवी एयर है वो नीचे की तरफ भाग रहा होगा, तो तुरंत यहाँ आएगा, ऊपर वाला एयर उधर ब्लो कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। तो मजा आ जाएगा तुम लोगों को, 2 मिनट में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यदि मान लेते कि वहां का टेम्परेचर वही होता, यहाँ का भी टेम्परेचर वही होता, तो एयर ब्लो करता, फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं, तब एयर ब्लो नहीं करता, ठीक है। लेकिन तो ये डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जो इसके अंदर जो ऑर्गेनल मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए जरूरी है डेंसिटी का अलग अलग होना। तो वो डेंसिटी का अलग अलग किस तरीके से होता है, क्योंकि उसमें 2 फॉर्म में लिक्विड एग्जिस्ट करता है, साइटोसॉल एंड साइटोजेल के फॉर्म में। और इसी डिफरेंस के कारण जो फ्लूइडिटी और मूवमेंट होते हैं ऑर्गेनल्स के, वो पॉसिबल हो पाते हैं। यदि ये डेंसिटी अलग अलग नहीं होता तो कोई मूवमेंट वहां पर नहीं होता। आया समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म। तुम्हें क्या क्या जानना है, ये सब चीजें तो तुम्हें होगी। मेनली तुमसे पूछा जाता है फंक्शन। साइटोप्लाज्म का एक तो फंक्शन ये होगा, इट विल बी प्रोवाइडिंग अ मीडियम फॉर द इंफॉर्मेशन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दूसरा, इट विल प्रोवाइडिंग ए मीडियम टू फ्लोट टू अदर ऑर्गेनल्स। It will be providing various chemical and enzymes which will be helping into various biochemical reactions to take place into the cell or after. Yes, sir. So these are certain functions of cytoplasm. तो cytoplasm क्या होता है, अब समझ में आया? Yes, sir. हाँ या नहीं? Yes, sir. Next जो हम लोग बात करेंगे, we will talk about the microscopic और electron microscopic organelles of the cells. ठीक है, हमने माइक्रोस्कोपिक पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सारे ऑर्गेनल्स आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इनके बारे में हमें एक एक करके स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसे हम ER के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और किस नाम से हम जानते हैं, ER, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है। तो इस सेल के ये सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, हाँ या नहीं? Yes, sir. और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ तुम इस तरह के मेम्ब्रेन देखोगे लाइज कर रहे होते हैं,
इस तरह के मेम्ब्रेन लाइज कर रहते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, ठीक है, और ये जो ग्रैन्यूल्स हैं दे आर राइबोसोम्स। तो इस ग्रैन्यूल के प्रेजेंट होने के कारण जो सरफेस है वो रफ हो गया या स्मूथ लग रहा है? रफ हो गया, तो इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनपे राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, सो दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हम कहें कि दो तरह के होते हैं, एक तरह के होते हैं? दो तरह के। वो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये दो तरह के होते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देख लें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो तीन तरह के स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। ये तीन तरह के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? क्रिस्टी, ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टर्नी, ठीक है, या इसे ऐसे कह लो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये सिंपल वर्ड्स हैं जो तुम इजीली याद कर सकते हो। इसमें देखोगे क्या कि कुछ स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए ट्यूब्यूल्स कहने का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, तो कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है? यस सर। कुछ लोग हैं सिस्टर्नी यू 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 करके होंगे, वो भी प्रेजेंट है कि नहीं है? यस सर। और कुछ वेसिकल्स होते हैं इसी में से टूटते हैं, मतलब बाद में देखोगे थोड़ी देर बाद कि इसमें से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है यू राउंड होके टूट गया, तो ये बन गया वेसिकल्स। मतलब वो राउंड राउंड से जो होंगे ना, इसमें ऐसे स्टैगनेट अटैच होंगे, तो दे विल बी कॉल्ड एज वेसिकल्स। द राउंड स्ट्रक्चर व्हिच इज कैरिंग सर्टेन केमिकल। इनके मेन काम जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सिंथेसाइजिंग नेचर के होते हैं। ये क्या होते हैं? सिंथेसाइजिंग नेचर के होते हैं। मतलब दे विल बी सिंथेसाइजिंग वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स इनटू द सेल्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड इनटू द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। और करते क्या है, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस के चारों तरफ है, तो न्यूक्लियस से जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उसको वो एक दूसरे से कैरी करते हुए वो सेल के बाहर तक पहुंचा देंगे, जिससे कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो जिस ऑर्गेनल के लिए भी होगा उस ऑर्गेनल तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? यस सर। जैसे मान लीजिए मुझे एक बच्चे के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी पियोन को बुलाऊंगा, ठीक है, मैं उस पियोन को कहूंगा कि जाके उस क्लास टीचर को बोले, वो फिर उस बच्चे को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे पियोन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह काम कर रहा है, वो मेरी इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं किसके पास? टीचर के पास। टीचर जो है साइटोप्लाज्म की तरह है, वो उस इंफॉर्मेशन को और कहां तक पहुंचा दिया? उस बच्चे के पास जिस बच्चे के पास मेरा इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए था। तो उस ऑर्गेनल के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा जिसके पास उसको पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी बात समझो, जैसे मैंने आपको कहा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो तीन चीजों को मिलकर बन गया, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक है। अब इनकी जो संख्या होती है, जैसे मैंने कहा कि सिंथेसाइजिंग नेचर के होते हैं, तो जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं। कुछ ऐसे नेचर के होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मतलब कि मूवमेंट में काम करते हैं, कुछ होते हैं जो ग्लैंड में होते हैं और सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्स होते हैं। तो जो सेल सिंथेसाइजिंग नेचर के होंगे उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो वेल डेवलप होगा या लेस डेवलप होगा? वेल डेवलप होगा, क्योंकि इनका काम ही सिंथेसाइज करना। इसे ऐसे समझिए, जैसे तुम लोग यंग हो, मैं ओल्ड हूं, ठीक है, मैं बुढ़ा आदमी, तुम लोग जवान बालक, ठीक है। अब तुम्हारी जितनी एक्टिविटी है कितनी उतनी एक्टिविटी मेरी भी है। तुम जितना उछल कूद कर सकते हो उतना उछल कूद मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, तो इस कारण से जो तुम्हारे सेल्स होंगे वो मोर रीजनरेटिव फॉर्म में होंगे एज कंपेयर टू माय स्टेट, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं, तो सेल्स भी यंग स्टेज में होते हैं, यंग स्टेज में और ओल्ड स्टेज में होते हैं। तो जो यंग स्टेज में सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी ज्यादा और वेल डेवलप्ड होता है। जैसे जैसे सेल ओल्ड होने लगता है वैसे वैसे उसके अंदर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिजेनरेट होने लगता है। तो उसकी संख्या कम हो जाएगी या ज्यादा रहेगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो जो ओल्ड सेल्स होंगे उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। यदि कोई न्यू सेल्स है या यंग सेल्स है तो उनके अंदर जो अमाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो बहुत
ज्यादा होगा, वेल डेवलप्ड होगा, वेल फंक्शनिंग स्टेट में होगा। मतलब कि सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल सब कुछ प्रेजेंट होगा उसमें, और वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। एक चीज ये हुआ। इसके अलावा जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, वो ऐसे सेल्स जो किसी केमिकल को सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सेल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में वो मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो सिंथेसाइजिंग नेचर के ग्लैंड सेल्स, ग्लैंड होता है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड समझ आता है। जैसे मान लीजिए आप किसी स्वादिष्ट खाने को सोचते हैं तो क्या होता है, सलाइवा निकलता है, सलाइवा आने लगता है, वाटरी सिक्रीशन स्टार्ट कमिंग इनटू आवर माउथ। तो सलाइवा एक तरह का केमिकल है, तो हमारे माउथ के अंदर कोई तो ऐसा ग्लैंड है जो इस केमिकल को सिंथेसाइज करता है, और सिंथेसाइज करके ये हमारे माउथ में रिलीज करता है। यस और नो? यस सर। तो वो जो सेल है वो सिंथेसाइजिंग नेचर का हुआ, हाँ या नहीं? Yes, sir. जो सलाइवा सिंथेसाइज किया, सिंथेसाइजिंग नेचर का हुआ, तो उसका काम सिंथेसाइज करने का है, और एंडोप्लाज्मिक जो है वो सिंथेसाइजिंग नेचर का है। तो वैसे सेल जो किसी केमिकल को सिंथेसाइज कर रहे होंगे, उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा हो अमाउंट में प्रेजेंट होगा या कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा? ज्यादा में होगा। आया समझ में? Yes, तो दिस इज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ पे मिलते हैं, किस तरह के होते हैं, किस चीज के बने होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें दो तरह के एंडोप्लाज्मिक होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कितने तरह के हो गए? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये मेनली इन तीनों चीजों पर बने होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल, इन तीनों चीजों को बने होते हैं। लेकिन इनके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किस चीज को सिंथेसाइज करेगा? प्रोटीन। दे विल सिंथेसाइज प्रोटीन और नॉट। यस सर। ठीक है, और सिंथेसाइज करके वो इन ट्यूब्यूल के अंदर उनको स्टोर करके रखता है, और जब जरूरत पड़ेगी तो उसको वहां पर रिलीज कर देगा। आया समझ में? यस सर। आया नहीं? यस सर। सब बाउंसर्स समझ रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हुआ? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। इतना याद हो जाएगा? यस सर। काफी है तुम्हारे लिए। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स का बना होता है, वेसिकल इसमें बहुत कम होते हैं। ठीक है, और